हाँ जी मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको बता दूं मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो कैसे हैं आप सारे लोग? एक बार फटाफट से मुझे बात बताइए सारे लोग। आप सब लोग कैसे हैं? कैसा गया आपका सारा एग्जाम? त्रैमासिक तो हो गया खत्म, है ना? पाओगे तो पढ़ संगठन। ठीक है, ठीक है, पहले देखते हैं लास्ट लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, आज का जो कॉन्सेप्ट है अपना वो क्या है, ठीक है। पहले देखते हैं लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने संगठन लास्ट लेक्चर में हमने संगठन ढांचा यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था, जिसमें प्रभागीय ढांचा, कार्यात्मक संरचना एवं विभागीय विभागीय संरचना के बीच अंतर है ना। तो डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। देन उसके बाद हमने इसके बीच में डिफरेंस पढ़ा था, राइट। हमने डिविजनल स्ट्रक्चर, उसके बाद उसके बीच में डिफरेंस पढ़ा था, ठीक है। सर लैपटॉप में साउंड थोड़ा लो आ रहा है। देखो वॉल्यूम बटन होता है ना, अप एरो दबाओगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, या फिर हो सकता है आप कॉन्सेप्ट है का स्पीकर जो है टें बोल चुका होगा, है कि नहीं। टोटल 3 टॉपिक लेक्चर में ये पढ़ा था। आज लेक्चर में हम लोग अधिकार अंतरण, उसके तत्व और महत्व पढ़ने वाले हैं, यानी कि डेलीगेशन का कंसेप्ट, उसके एलिमेंट्स और इंपॉर्टेंस। टोटल 3 टॉपिक है, ठीक है। पहला उसका कंसेप्ट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा इंपॉर्टेंस। सबसे छोटा कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। सर बोलो कि स्माइल वाली इमोजी यूज करो, यही कर रही हूँ, हाँ बिल्कुल करो, ठीक है। चलो सर, ये रिजल्ट बिल्कुल हो रहा है। आप अच्छा नंबर लाओगे तो आपको भी 12th के रिजल्ट सेलिब्रेशन में बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए आइए सुनिएगा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नहीं सुनोगे तो फिर रो दोगे और फिर बोलोगे एक बार और रिपीट कर दीजिए। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। सुनना बड़े ध्यान से। आपने जोमेटो, ठीक है, आपने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया। क्या करा आपने? जोमेटो से फूड ऑर्डर किया। क्या सर? फूड, ठीक है। आपने जो है जोमेटो से फूड ऑर्डर किया, ठीक। अब क्या हुआ? जोमेटो का मैनेजर, ठीक है, जो भी बंदा होगा मैनेजर, उसने अपने एम्प्लॉय, मान के चलो उसका नाम राहुल था, ठीक है। उसने राहुल को काम दिया कि राहुल तुम फूड डिलीवर करके आओ, ठीक है। उसने राहुल को काम दिया कि राहुल तुम फूड डिलीवर करके आओ, ठीक है। ओके, ओके, ठीक है। अब राहुल गया ऑर्डर लेके कस्टमर के पास, रास्ते में जा रहा था, ठीक है। रास्ते में जा रहा था, राहुल कस्टमर तक नहीं पहुंच पाया, और ना पहुंचने का रीजन ये था कि राहुल जो है, ठीक है, राहुल जो है रास्ते में गिर गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि राहुल जो है, ठीक है, ठीक है, राहुल जो है कस्टमर तक ऑर्डर नहीं पहुंचा पाया, ठीक। वो ऑर्डर नहीं पहुंचा पाया। डन, यहां तक क्लियर है बात? यहां तक कहानी क्लियर है? बड़े ध्यान से सुनना, यहां से एक क्वेश्चन पूछूंगा, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। तो उस पर जवाब देना, ओके। तो राहुल किसी भी तरीके से उस ऑर्डर को कंप्लीट नहीं कर पाया, ओके। अब आप कस्टमर हो, मुझे ये बताओ, आपका ऑर्डर नहीं पहुंचेगा तो आप कॉल राहुल को करोगे कि मैनेजर को करोगे? मुझे बस इतना बताओ जल्दी। आप कॉल राहुल को करोगे कि कस्टमर को करोगे? लगाओगे सर तुम कॉल। सर हम तो उसको मैनेजर तक को भी नहीं करेंगे, ठीक है। हम तो सर कंपनी में कॉल लगाएंगे, जाहिर सी बात है। तुम कहाँ कॉल लगाओगे? सर तुम कॉल लगाओगे जोमेटो में, ठीक है। क्योंकि तुम मैनेजर को भी नहीं जानते हो ना राहुल को जानते हो, तो तुम कहाँ कॉल लगाओगे? तुम कॉल लगाने वाले हो जोमेटो में, सही बात है। अरे मैनेजर को जानते हो बेवकूफ? नहीं जानते हो तो जोमेटो में कॉल लगाते हो ना। मान लो आपने ऑर्डर किया, आपका कुछ नहीं आया, तो आप क्या करते हो? आप सीधा जोमेटो के पास में कॉल लगाते हो, ठीक। आपने जोमेटो को कॉल लगाया, सुनो ध्यान से सुनो। आपने जैसे ही जोमेटो कंपनी में कॉल लगाया, हेल्पलाइन नंबर होता है ना, हाँ, आपने ऑर्डर किया था, आपने जोमेटो पे कॉल लगाया। जोमेटो क्या करेगी? जोमेटो क्या करेगी? उस जगह का, है ना, अब उस एरिया का जो मैनेजर था, उस एरिया का जो मैनेजर था, जोमेटो उससे पूछेगी, ठीक है, ठीक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ओके। सर यहाँ पे इसको काम देने वाला कौन था? सर मैनेजर था, ठीक है।
लेकिन आखिर में जवाब किसको देना पड़ रहा है? अगर ये काम पूरा नहीं हुआ, अगर क्या ये काम पूरा नहीं हुआ तो जवाब कौन दे रहा है? इसके बाद एक और एग्जांपल लूंगा, जल्दी बताओ जवाब कौन दे रहा है? किसको पकड़ा जा रहा है? सारे लोग मैनेजर मैनेजर कर रहे हैं। रोहित जल्दी, मतलब जवाबदेही किसकी है? मैनेजर की, राहुल की, किसकी? किसको पकड़ा जा रहा है? सारे लोग मैनेजर मैनेजर कर रहे हैं। रोहित, कौशिक, ओके, और लोग? जोमैटो। जोमैटो क्यों जवाब देगी? जोमैटो किससे पूछ रहा है? पर लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे आपको इस वाले एग्जांपल से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड ऑनलाइन कंपनी है, ठीक है। अब इसका भी कोई ना कोई मैनेजर होगा, हाँ सर, इसका भी कोई ना कोई मैनेजर होगा, बिल्कुल, ठीक है, इसका मैनेजर है, इस मैनेजर के अंडर में है अमन का क्या है? ठीक है, क्या है? अमन है, अमन। अमन कौन है सर? ये सेल्स डिपार्टमेंट में ये लोग, ठीक है ना। अमन जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव है। अमन का क्या है सर? ये सेल्स एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट होता है, ठीक है, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है। सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या होता है सर? कंपनी में पोस्ट होता है, ठीक है। ये जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव है, बड़े ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को, यहां से कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो सर, अमन क्या है सर? सर सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, ठीक है। अब ये मैनेजर है, यानी कि इसका इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम कौन है? रोहन, ठीक है, इसका नाम रखते हैं रोहन, ये सेल्स मैनेजर है, रोहन। ये कौन है? सेल्स मैनेजर, ठीक है, यानी कि सेल्स का देखभाल यही करता है, सेल्स मैनेज करने का काम इसी का है, ठीक है। अब अमन ने बोला ना, मतलब रोहन ने अमन को बोला कि अमन इस महीने हमें एटलीस्ट, ठीक है, 1000 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ठीक है, 1000 प्रोडक्ट इस महीने हमें किसी तरीके से सेल करने हैं, ठीक है, 1000 प्रोडक्ट्स हमें एनी हाउ सेल करने हैं। सुन रहे हो? सुन रहे हो ना? हाँ सर, 1000 प्रोडक्ट हमें जो है किसी तरीके से जो है सेल करने हैं, राइट? यहाँ तक बात क्लियर है आपको, है ना? हाँ। अब देखो, अब मैनेजर ने क्या बोला कि देखो इतना आसान नहीं है, इतना सेल कर पाना इतना ज्यादा इजी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हम तुम्हें कुछ पावर देते हैं, हम तुम्हें कुछ शक्तियां देते हैं, ठीक है, हम तुम्हें कुछ शक्तियां देते हैं। जैसे कि कौन सी शक्तियां? जैसे कि कौन सी शक्तियां? तुम कस्टमर से बात कर सकते हो, मतलब कस्टमर से उनकी जरूरत जान सकते हो, उस हिसाब से तैयार करो। तुम उनको डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। हाँ सर, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है? हाँ सर, यहाँ तक तो समझ में आ रही है। मतलब आपको हमने कुछ पावर भी दिया, काम के साथ साथ कुछ पावर भी दिया, ठीक है। सेल्स मैनेज का करने का काम इसका था, लेकिन ये काम इसको दे दिया, अमन को दिया, और साथ में साथ उसको अथॉरिटी भी दी, अधिकार भी दिया, समझ रहे हो? उसको अधिकार भी दिया कि तुम डिस्काउंट दे सकते हो, तुम कस्टमर से बातें कर सकते हो, तुम कस्टमर से पूछ सकते हो, राइट? ठीक है, हाँ सर, ओके। अब क्या है? अब देखो यहाँ पे समझना है आपको, यहाँ पे राहुल की जिम्मेदारी है ना, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ पे राहुल नहीं, अमन, यहाँ पे अमन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जल्दी बताओ? अमन की क्या जिम्मेदारी यहाँ पर? जल्दी एक बार सारे लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, तभी पता लगेगा ना ध्यान किसका है मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे एग्जाम्पल पे। अमन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है जल्दी बताओ? 12 को पटना आऊंगी तो गिफ्ट लेकर आऊंगी, बट उसी दिन दिल्ली चली जाऊंगी। सिमरन, ओ हाँ ठीक है, मतलब सीधे बोलो ना, 1000 प्रोडक्ट सेल करने का, ठीक है, आपने गलत नहीं बोला है, आपको बस थोड़ा एक्यूरेट बोलना था कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो 1000 प्रोडक्ट बेचेगा, ठीक है, 1000 प्रोडक्ट सेल करना, यानी कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या उसको अथॉरिटी दी गई है? क्या उसको अधिकार दिया गया है? क्या उसको अधिकार, अथॉरिटी दी गई है? जल्दी बताओ, क्या उसको अथॉरिटी दी गई है? अमन को अथॉरिटी दिया गया है क्या? जल्दी बताओ, क्या अमन को अथॉरिटी दिया गया है, पावर दिया गया है? दिया गया है ना? हाँ सर, यानी कि अथॉरिटी भी अधिकार
दायित्व है, साथ ही साथ उसको अधिकार भी दिया गया है। ठीक, अब आता है एक क्वेश्चन जो होता है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एक होता है अकाउंटेबिलिटी, ये क्या है अभी समझ में आएगा। ओके, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी क्या है समझना, यहीं पे मेन है। ठीक, अब मान के चलो सेल्स पूरा नहीं, मतलब सेल्स टारगेट जो था ना, ये 1000 प्रोडक्ट का जो टारगेट था ये पूरा नहीं हुआ। क्या हो गया सर, ये 1000 प्रोडक्ट का टारगेट जो है पूरा नहीं हुआ। ठीक, क्या हुआ सर, सर 1000 प्रोडक्ट का जो है टारगेट पूरा नहीं हुआ। ठीक, तो सर अब मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर भी एक मैनेजर होता है जिसको हम लोग जनरल मैनेजर का नाम देते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हैंडल करता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर के ऊपर भी तो होता है ना जनरल मैनेजर, जीएम। ठीक है, सामान्य प्रबंधक। तो मुझे ये बताओ कंपनी का जो जनरल मैनेजर होगा किससे पूछेगा, अमन से पूछेगा या रोहन से पूछेगा? जल्दी, मतलब ये किससे जवाबदेही मांगेगा, ये जनरल मैनेजर किसको बोलेगा कि तुम्हारी टीम टारगेट पूरा क्यों नहीं कर पाई, ये किससे सवाल करेगा? गला किसका पकड़ा जाएगा, गला किसका पकड़ा जाएगा? एक कह रहा है रोहन, सारे लोग रोहन 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 कह रहे हैं। ओके, ठीक है, अमन क्यों नहीं, अमन क्यों नहीं, रीजन क्या हो सकता है अमन का, अमन को ना पूछने का रीजन क्या हो सकता है कि अमन को क्यों नहीं बोला जा रहा है, रोहन को क्यों पकड़ा जा रहा है, रोहन को क्यों पकड़ा जा रहा है, सारे लोग बताओ, रोहन को क्यों पकड़ा जा रहा है, सारे लोग बताओ। हाँ, रोहन भाई साहब का, बहुत बढ़िया। हाँ देखो, एक आयुष भैया का, बहुत बढ़िया भाई, मार दो जिंदा, मार दो जिंदा। ठीक है, मेरा गला पकड़वाएगा बैल बुद्धि, सेल्स मैनेजर। ठीक है, मेरा दोस्त का, वाह। ओके, मैनेजर अथॉरिटी, अथॉरिटी बात कही, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, देखो यही है डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन में क्या होता है ना, मैनेजर, मैनेजर अथॉरिटी, अथॉरिटी दिया था ना, हाँ, मैनेजर अपने इंप्लॉइज को अथॉरिटी देता है। ठीक है, यानी कि मैनेजर काम करने का, निर्णय लेने का अधिकार देता है, किसको, अपने कर्मचारियों को। ठीक है, क्या देता है सर, डेलीगेशन में अधिकार अंतरण, देखो तो नाम क्या था, अधिकार अंतरण, है ना। सर यहाँ पे क्या होता है, जो मैनेजर होता है ना, अपने इंप्लॉइज को कुछ पावर देता है, क्या देता है, पावर देता है काम करने के लिए। ठीक है, और उनको डिसाइड करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए कि आपको अगर ये काम करने के लिए ये चीज करना पड़े तो आप कर लेना। ठीक है, यहाँ पे भी किसका गला पकड़ा गया था सर, मैनेजर का। यहाँ पे भी किसका पकड़ा गया है, मैनेजर, सेल्स मैनेजर का। मतलब आपको ये बात क्लियर हुई है क्या कि सर डेलीगेशन क्या है, डेलीगेशन में आप डिसीजन मेकिंग पावर और वर्किंग पावर जो है अपने जूनियर को डेलीगेट करते हो। ठीक है, मतलब जब आप अपने काम का कुछ हिस्सा, काम का कुछ हिस्सा अपने इंप्लॉइज के तरफ शिफ्ट कर देते हो तो इसको डेलीगेशन बोलते हैं। लेकिन ये करने से क्या आप जवाब देने से बच जाओगे क्या, हाँ या ना, जल्दी, ये कर देने से आप जवाब देने से बच जाओगे, आपसे कोई नहीं पूछेगा, मैनेजर से कोई नहीं पूछेगा क्या, मतलब मैंने अपना काम किसी और को दे दिया। ठीक है, तो जवाब देने से बच जाऊंगा क्या मैं, बोलो, नहीं बचते ना भाई, पकड़ा तो मैनेजर ही जाता है कि नहीं, पकड़ा तो मैनेजर ही जाता है, तो बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, इतना ही था डेलीगेशन, यही था डेलीगेशन। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये तो आपको लिखना नहीं है, ये वाला आपको लिखना नहीं है, ठीक है ना, ये आपको लिखना नहीं है, ये बस समझाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में दे दिया है, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए दे दिया है। पढ़ो क्या बोल रहा है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, क्या कहता है सर, कह रहा है नो मैनेजर हाउ एवर केपेबल ही मे बी कैन डू ऑल द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अलोन, यानी कि कोई भी मैनेजर इतना केपेबल नहीं होता कि वो सारा काम अकेले कर ले। ठीक है, तो कोई भी प्रबंधक कितना भी सक्षम क्यों ना हो, वह संगठन के सभी कार्य अकेले नहीं कर सकता। ठीक है, एज द साइज ऑफ द बिजनेस, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है, एंड द अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, इंक्रीज, जैसे जैसे उनका काम बढ़ता है, इट बिकम्स इम्पॉसिबल फॉर वन पर्सन टू हैंडल एवरीथिंग, तब ये उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो जैसे जैसे व्यवसाय का आकार और कार्य की मात्रा बढ़ती है, एक व्यक्ति के लिए सब कुछ संभालना असंभव हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, मान लो तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, अभी तो छोटा बिजनेस है तो सारी चीजें तो तुम देख लोगे, जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा तो क्या तुम सारी चीजें देख पाओगे,
मुकेश अंबानी जी ने जब रिलायंस स्टार्ट किया था तो सारी चीजें तो वो हैंडल कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे रिलायंस इतना बड़ा होता चला गया, अब क्या मुकेश अंबानी जी सारे काम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो डेलीगेशन करा जाता है कि पावर्स को नीचे जूनियर्स को दे दिया जाता है, ठीक है, यानी कि सीनियर अपने पावर नीचे वालों को डेलीगेट कर देते हैं यहां पर, ठीक है। तो देखो, देयरफॉर द मैनेजर असाइंस सम ऑफ हिज वर्क, यानी कि मैनेजर असाइन करता है अपना कुछ काम टू हिज सबऑर्डिनेट्स एंड गिव्स देम द नेसेसरी अथॉरिटी टू कंप्लीट दैट वर्क। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसीलिए प्रबंधक अपने कुछ कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपता है और उन कार्यों को पूरा करने के लिए उन्हें आवश्यक अधिकार देता है। इसी प्रक्रिया को अंतरण, अधिकार अंतरण कहते हैं, ठीक है। तो अब ये परिभाषा है, एक बार पढ़िए और पढ़ के मुझे बताइए कि आपको समझ में आ रहा है। लिखना नोट्स में आपको ये है, ठीक है। आपको नोट्स में क्या लिखना है? तो आपको नोट्स में ये लिखना है, ठीक। आपको नोट्स में क्या लिखना है? तो आपको नोट्स में जो है यही लिखना है, ठीक है। आपको नोट्स में क्या लिखना है? आपको नोट्स में ये वाला लिखना है, ठीक है। परिभाषा है, एक बार पढ़िए सारे लोग, पढ़ के बताइए समझ में आ रहा है, जल्दी से रीड करिए। Delegation of authority means process by which a superior gives the necessary authority to a subordinate to perform a particular task. जब कोई उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ को किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान करता है तो इसे अंतरण कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं? पक्का श्योर? ठीक है। अब दिक्कत नहीं? ठीक है सर, आगे पढ़िए। अब क्या आता है? एलिमेंट्स, ठीक है। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन का मतलब क्या है? डेलीगेशन किन किन चीजों को मिला के बनता है ना। मतलब अगर मुझे डेलीगेट करना होगा तो मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तभी जाके उसको हम डेलीगेशन कह सकते हैं। आप पहले एग्जाम्पल को देखिए एक बार, ठीक है। आप एक बार पहले एग्जाम्पल को देखिए, डेलीगेशन करते टाइम मैंने क्या क्या चीजें करी थी। सर मैंने उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, हाँ सर। मैंने उसका अथॉरिटी दी थी, हाँ सर। मैंने उसको अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों चीजें थी ना उसमें, बताओ। मतलब अगर डेलीगेशन करना होगा तो आपको, आप तो दूसरे सामने वाले इंसान को काम तो दोगे ही, है ना। अधिकार अंतरण करने के लिए आप उसको कार्य तो दोगे ही, अपने हिस्सा का कार्य करने के लिए अधिकार भी दोगे। ये तो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा कि अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी तो देना जरूरी है। हमने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा ना, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी में, कि जितना अथॉरिटी दोगे उतना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। मतलब जितना अधिकार दे रहे हो उतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये दोनों तो देने ही पड़ेंगे, वरना वो काम नहीं कर पाएगा। अगर आपने अधिकार ज्यादा दे दिया, मान के चलो, ठीक है, अगर अथॉरिटी ज्यादा दे दी और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम दी तो सर वो पावर का मिसयूज करेगा। मतलब अधिकार ज्यादा दे दिया और जिम्मेदारियां कम दी तो वो अधिकार का गलत इस्तेमाल करेगा। और अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, अथॉरिटी ही नहीं दी, ठीक है, जिम्मेदारियां ज्यादा दे दी, अधिकार ही नहीं दिया, तो वो काम ही पूरा नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों तो होने जरूरी है। साथ में जवाबदेही भी होता है, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जवाबदेही कभी भी आप दूसरे को नहीं दे सकते हो, है ना। तो ये तीन चीजें चाहिए होती हैं डेलीगेशन के लिए, ठीक है। देखो एलिमेंट्स, तो यहाँ पे क्या कहता है सर? अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, डेलीगेशन मीन्स असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू अ सबऑर्डिनेट। लुइस एलन ने बोला था डेलीगेशन का मतलब है अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट को देना। ये नहीं लिखना है क्योंकि आप डेफिनेशन लिख चुके होगे नोट्स में। एंड मेकिंग हिम अकाउंटेबल फॉर कंप्लीटिंग द असाइंड वर्क। तो लुइस एलन के अनुसार अधिकार अंतरण का अर्थ है उत्तरदायित्व और अधिकार को अधीनस्थ को सौंपना तथा कार्य के निष्पादन के लिए उसे जिम्मेदार बनाना, ठीक है। अब ये तीन चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले अथॉरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो देयर आर द 3 मेन एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन। अधिकार अंतरण के मुख्य 3 तत्व हैं। आपसे पूछेगा एमसीक्यू में, ठीक है, एमसीक्यू में पूछेगा कितने एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। तो 3 बोल रहा है। सबसे पहला अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब क्या होता है सर? डिसीजन लेने का पावर, है कि नहीं, या फिर काम करने के लिए पावर। समझ रहे हो? अथॉरिटी मींस
राइट्स एंड पावर टू यूज ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज एंड टू टेक वेरियस मैनेजरियल डिसीजन। अधिकार का मतलब होता है कि सर निर्णय लेने की शक्ति, ठीक है, या फिर सर मैं यहाँ पे कुछ काम करने के लिए कोई भी निर्णय ले लूं या मैं संसाधनों का इस्तेमाल करूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखना है, ये लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पॉइंट लिखने हैं। क्या लिखा है देखो, लिखा है अथॉरिटी मीन्स द पावर गिवन टू अ मैनेजर टू गिव ऑर्डर्स, गाइड, कंट्रोल सबऑर्डिनेट्स एंड टेक डिसीजन अकॉर्डिंग टू हिज पोजीशन। ठीक है, अधिकार से आशय उस शक्ति से है जिसके आधार पर उच्चाधिकारी अपने अधीनस्थ को आदेश देता है, उनका मार्गदर्शन करता है, नियंत्रित करता है तथा अपने पद के अनुसार निर्णय लेता है। ठीक है, फिर क्या बोला जा रहा है, एक कंपनी में, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो है ये आपको लिखना है। ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको लिख लेना है, ये वाली लाइन। ठीक है, टॉप टू बॉटम होता है, मतलब सर अथॉरिटी का फ्लो जो होता है ना टॉप टू बॉटम होता है। मुझे एक बात बताओ, पावर नीचे वाला ऊपर वाले को दे सकता है कि ऊपर वाला नीचे वाले को देगा? मतलब जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो ये मैनेजर है, ठीक है, ये कौन है सर, मैनेजर, उसका अधिकारी है, और ये उसका एम्प्लॉय है। ठीक है, ये उसका एम्प्लॉय है। अब मुझे बताओ कि सर पावर मैनेजर इसको देगा या फिर ये मैनेजर को पावर देगा? बताओ, अथॉरिटी कौन किसको दे सकता है? बिल्कुल, है ना। तो इसीलिए बोला है कि अथॉरिटी जो है फ्लो करता है टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अथॉरिटी आता है, ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर वाले ही पावर देगा ना। अब नॉर्मली भी समझो तो भाई, हम भगवान को शक्ति देंगे या भगवान हमें शक्ति देगा? तो भगवान ही हमें शक्ति देगा ना भाई, हम भगवान को शक्ति दे सकते हैं? नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पर। ठीक, ये आपको लिख लेना है। तो संगठन में अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं। ठीक, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, बाकी इसके बाद इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है, अंडरलाइन करके बस पढ़ा दे रहा हूं। ठीक है, Therefore, a superior has more authority than a subordinate। तो जाहिर सी बात है, सुपीरियर के पास ज्यादा पावर होगा सबॉर्डिनेट से। हायर, हाँ ये भी लिख लेना। ठीक है, ये भी हायर पावर मी हायर पोजीशन मींस ग्रेटर अथॉरिटी। जितना ज्यादा पोजीशन, जितना बड़ा पोजीशन होगा उतनी ज्यादा अथॉरिटी, ताकत आपके पास होगी। ठीक है, तो उच्च अधिकारी के पास अपने अधीन से अधिक अधिकार होते हैं। ठीक है, संगठन में जितना ऊंचा पद उतने अधिक अधिकार होते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। रेस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आपको अगर कोई काम मिला है तो वो आपकी ड्यूटी है कि आप उस काम को बढ़िया से करो, है कि नहीं, यानी कि आपकी जिम्मेदारी है ना। तो क्या है देखो, रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू कंप्लीट द असाइंड वर्क करेक्टली एंड ऑन टाइम। यानी कि सर उत्तरदायित्व से आशय उस कर्तव्य से है जिसके अनुसार अधीनस्थ को सौंपे गए कार्य को समय पर और सही ढंग से पूरा करना होता है। मतलब अगर आपको मैनेजर ने काम दिया है तो ये आपकी जिम्मेदारी है ना भाई, कि आप उस काम को टाइम पे करो और सही से पूरा करके दो, काम में देरी ना करो, है कि नहीं। तो वही बोला जा रहा है। ठीक, देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ठीक है, ये बॉटम टू टॉप होता है, ये पूरा लिख लेना, क्योंकि यहाँ पे रीजन है तो आपको रीजन दिखना चाहिए, तब आपको ये याद रहेगा, वरना कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, इसमें पूरा लिख लेना ये वाला। ठीक है, देखो जैसे समझाता हूँ, समझा रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। मैनेजर है, ठीक है, एम्प्लॉय। अब मुझे बताओ, जिम्मेदारी एम्प्लॉय मैनेजर को देगा या मैनेजर एम्प्लॉय को देगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। ठीक है, समरी चार्ट अब दोगे? ठीक है, अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम रहा है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम रहा है। ठीक,
मैनेजर एम्प्लॉयज को, बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो वो देगा, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम रहा है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम रहा है, ठीक है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा घूम रहा है। जवाब दोगे? जवाब दोगे? अथॉरिटी फ्लो हायर टू लोअर, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो लोअर टू हायर। ओके ठीक है, सही कहा एपी, आपने बहुत सही कहा है। चलो सुनो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो सुनो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से सुनना, सुनोगे? बोलो। की है जिम्मेदारी, सुनोगे? चलो सुनो। अब जैसे एक बात बताओ, इसने तो दे दिया, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिम्मेदारी किसकी है कि जो काम मैनेजर ने इसको दिया है वो पूरा हो टाइम से? किसकी जिम्मेदारी है बताओ? देखते हैं कौन बता पाता है। गाना सुनाओ ना सर, तुम पहले पढ़ लो ना, क्या काम समय पर हो जाए, है ना सर? यानी कि इसने तो इसको काम दे दिया, लेकिन ये तो इसकी जिम्मेदारी है ना, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है कि मैनेजर के द्वारा दिया गया काम समय पर हो जाए, ठीक है। इसलिए बॉटम टू टॉप जाता है, मतलब ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि सर अगर आप अपने जूनियर को काम दोगे तो वो जिम्मेदारी जूनियर की होगी कि वो काम समय पे हो जाए, तो ये इसलिए बॉटम टू टॉप जाता है, ठीक है। देखिए क्या लिख रहा है, रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज फ्रॉम बॉटम टू टॉप बिकॉज द सबॉर्डिनेट, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो जूनियर है, सबॉर्डिनेट इज आंसरेबल टू द सुपीरियर आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क। आंसरेबल के जगह रेस्पॉन्सिबल लिख लेना, ठीक है ना, यहाँ रेस्पॉन्सिबल लिख लेना, ठीक है। आंसरेबल की जगह आप यहाँ क्या लिखोगे, रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल टू द सुपीरियर, ठीक है। तो उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होता है, क्योंकि कार्य पूरा होने के बाद अधीनस्थ अपने उच्च अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये तो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। देखो, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन, ये तो आपको पता है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपने फ्यूल वाले में लिखा होगा ना, ठीक है, ये तो आपने फ्यूल वाले में लिखा होगा कि फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि प्रभावी अधिकार अंतरण के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व में उचित संतुलन होना आवश्यक है। ये तो आपने फ्यूल वाले में पढ़ा होगा, है ना, तो ये तो नहीं लिखोगे, वही बातें घुमा फिरा के बोल रहा है। इफ अथॉरिटी इज मोर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज लेस, अथॉरिटी में बी मिस यूज, ठीक है, ठीक है। तो यदि अधिकार अधिक और उत्तरदायित्व कम होगा तो अधिकारों के दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है, ठीक। यानी कि सर अथॉरिटी ज्यादा दे दोगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे, तो वो अथॉरिटी का मिस यूज करेगा, अधिकार का दुरुपयोग करेगा, सही से इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। इफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर, अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाए अथॉरिटी से, तो सबॉर्डिनेट कैन नॉट परफॉर्म द वर्क इफेक्टिवली, तो यदि उत्तरदायित्व अधिक और अधिकार कम होंगे तो अधीनस्थ कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा। डन। तो देयरफॉर व्हेनेवर रिस्पांसिबिलिटी इज असाइंड नेसेसरी अथॉरिटी, ये लाइन आप लिख लीजिएगा एक और, ठीक है। ये ना, ये एमसीक्यू होता है, ये लाइन आपसे एमसीक्यू में पूछेगा, आप ये बात लिख लीजिए आज नोटबुक में, ये लाइन आपसे एमसीक्यू में आता है, ठीक है, ठीक है, ये लाइन आपको एमसीक्यू में मिलेगा, तो ये आप नोट्स में अपने लिख लीजिए, ठीक है, लाइन आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, एमसीक्यू की लाइन। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? एक बार डाउट देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, श्योर। अच्छा चलो, अब आता है अकाउंटेबिलिटी, जिसको हम लोग जवाबदेही बोलते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है आंसरेबिलिटी, मतलब जिसको काम दिया गया था अब वो जवाब देगा, ठीक है। अब मान लो खुशी को मैंने कोई काम करने दिया, तो मुझे जवाब खुशी देगी ना, कि गोलू देगा? सर खुशी देगी, ठीक है। तो अब कंपनी ने अगर सेल्स का काम सेल्स मैनेजर को दिया है, तो इसका जवाब रोहन क्यों देगा, अमन क्यों देगा? रोहन ही देगा ना। सुनो, जैसे सुनो, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है, कंपनी ने सेल्स हैंडल करने का काम किसको दिया था बताओ? कंपनी ने सेल्स हैंडल करने का काम किसको दिया था? सर कंपनी ने सेल्स हैंडल करने का काम तो रोहन को दिया था, तो कंपनी अमन से क्यों पूछेगी? जाहिर सी बात है ना, अगर कंपनी ने काम सेल्स मैनेजमेंट करने का, सेल्स को मैनेज करने का, सेल्स को हिसाब किताब रखने का रोहन को दिया है, तो सर कंपनी अमन से क्यों पूछे भला कि काम क्यों नहीं हुआ? क्यों पूछेगी? है ना, कंपनी तो रोहन से ही पूछेगी ना।
तो सर आंसरेबिलिटी का मतलब होता है आप किसके टुवर्ड्स अकाउंटेबल हो, है ना, आंसरेबल हो, आप किसको जवाब दोगे, यानी कि जवाब आप किसके प्रति आंसर, आप किसको आंसर करोगे। तो सर यहाँ रोहन आंसर करेगा जीएम को, ठीक है, क्लियर है। तो अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी, ठीक है, लिख लीजिएगा ये पूरा। इसको आंसरेबिलिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी के पास में आप क्या करना है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के अरे यार, रेस्पॉन्सिबिलिटी के पास में ना आप ऐसे स्लैश दे देना, स्लैश ऑब्लिक देके ऐसे लिख देना, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, अकाउंटेबिलिटी मीन्स द फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी या आंसरेबिलिटी फॉर द रिजल्ट ऑफ द वर्क, कि काम का जो नतीजा हुआ है आप उसका आंसर करोगे। इवन आफ्टर डेलीगेशन, डेलीगेशन करने के बाद भी फाइनल अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स विद द सुपीरियर। ये आपसे एमसीक्यू पूछता है ये लाइन, ठीक है ना, ये लाइन आपसे एमसीक्यू पूछेगा, ध्यान रखना। तो इसको सुपीरियर को कई बार ऑफिसर बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है, ऑफिसर। एमसीक्यू में आपको यही पूछेगा, एमसीक्यू में आपसे यही पूछेगा, ध्यान रखना ये एमसीक्यू में आएगा, इसमें मैं गलती नहीं चाहता हूं क्योंकि मैंने बारीकी से तुम्हें ये एमसीक्यू बताया है, ठीक है, समझ रहे हो। सर परिश्रम प्रो वालों को मिलेगा, अंकित मिलेगा, फ्री मिलेगा आपको, जिन्होंने प्रो लिया सभी को वो फ्री मिलेगा, ठीक है। तो देखो जवाबदेही क्या है, जवाबदेही से आशय कार्य के अंतिम परिणाम के लिए उत्तर देने की जिम्मेदारी से है। अधिकार अंतरण के बाद भी अंतिम जवाबदेही हमेशा उच्च अधिकारी की रहती है, ठीक है, यानी कि सीधा ये आंसर, ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। क्वेश्चन पता है क्या रहेगा, क्वेश्चन पता है क्या रहेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, यही लिखा रहेगा, ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ, ऑप्शन में आपको देंगे, ठीक है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफिसर की, यानी कि सुपीरियर की। अब अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी डेलीगेटेड, ये लाइन आप लिख लीजिएगा, ठीक है, बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ठीक है। बुक में वो जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी के जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी को ही यूज कर लेता है, ठीक है। अब आता है एक टॉपिक जो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, कई बार 2 में भी पूछता है और कई बार 5 में भी पूछता है। कैन रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अकाउंटेबिलिटी बी डेलीगेटेड, ठीक है। अब इसमें ना बुक खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कई बार, ठीक है, बुक इसमें खुद ही कंफ्यूज है, क्योंकि आप देखो तो लिखा क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, क्या लिख रहा है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। सर जैसा कि हमने देखा रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोग डेलीगेट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं ना। सर हमने अधिकार दिया, उसके साथ जिम्मेदारी दायित्व तो देते हैं, तो हम दायित्व तो दे सकते हैं, जवाबदेही नहीं दे सकते हैं ना। तो यहाँ पे बुक ये बोलता है, बुक ये यूज करता है, इसलिए मैंने यही छोड़ा। क्या उत्तरदायित्व या जवाबदेही का भारापर्ण किया जा सकता है, तो सर अथॉरिटी दे सकते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक को पता नहीं कौन सा कीड़ा है, बुक अकाउंटेबिलिटी के जगह रेस्पॉन्सिबिलिटी ही यूज करता है क्वेश्चन में। तो आपको समझ जाना है बाय डिफॉल्ट कि वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो क्या बोला जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है, देखो क्लियर, यहां देखो मेन आंसर आपके लिए ये है, बाकी उसके बाद नीचे आपका सारा एक्सप्लेनेशन दिया है, मेन आंसर ये है, ठीक है ना। आपको नोट्स में ये लिखना है, आपको नोट्स में क्या लिखना है, नोट्स में ये लिखना है, ठीक है। तो नो रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर देखो स्लैश में अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट नहीं किया जा सकता, ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड। इवन आफ्टर अ मैनेजर डेलीगेट्स अथॉरिटी टू अ सबऑर्डिनेट, द फाइनल अकाउंटेबिलिटी ऑलवेज रिमेन्स विद द मैनेजर, ठीक है। तो नहीं उत्तरदायित्व और भारापर्ण इनका नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, ये चीज वही बात बोल रहा है, एक बार पढ़ो। लेकिन पता तुमको एक बात टेक्निकली मैं बोलूं, टेक्निकली ना बुक सही है, मतलब बुक इस बात को क्लियर नहीं कर रहा है, बुक ने इस बात को क्लियर नहीं किया है। लेकिन अगर तुम और थोड़ा सा डीप सोचो, ठीक है, और थोड़ा सा गहराई में जाके सोचोगे, तो सर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट नहीं करा जा सकता है, ठीक है। हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब पता है क्या समझते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, जिम्मेदारी, ठीक है। अब देखो बात सुनो, यहाँ पे बात सुनना, यहाँ पे बात सुनना, जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, अब कंपनी में सेल्स हैंडल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है सर, सर सेल्स हैंडल करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो रोहन की ही है ना।
अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल तो रोहन ही होगा ना, जाहिर सी बात है। ये क्यों होगा, इसने तो बस इसको अपना काम दिया है, ठीक है, लेकिन बुक तुम्हें खुद ही कंफ्यूज करती है यहां पर ये दे करके, ठीक है। तो ध्यान रखना, टेक्निकली जो है सिर्फ अथॉरिटी को ही डेलीगेट करा जा सकता है, टेक्निकली रियल लाइफ के हिसाब से देखोगे तो सिर्फ अथॉरिटी ही डेलीगेट करा जा सकता है, आप सिर्फ पावर दे सकते हो, ठीक है। चलो, आपको नोट्स में क्या लिखना है, बस यही वाली लाइन लिखनी है, आप एक बार ये वाली लाइन को रीड कर लो, ठीक है। आप ये वाली लाइन को एक बार रीड कर लो सारे लोग, और बताओ समझ में आ रहा है क्या, जल्दी से रीड करके बताओ सारे लोग, समझ में आ रहा है। भाई क्या हंस रहे हैं लोग, कोई डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ओनली अथॉरिटी बी डेलीगेटेड, सिर्फ अथॉरिटी डेलीगेट किया जा सकता है, सिर्फ अधिकार का ही अंतरण करा जा सकता है, बाकी चीजों का नहीं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलो अब क्या है, आगे एक्सप्लेन कर रहा है, अगर 5 मार्क्स में पूछेगा ना तो आपको ये सारा लिखना होगा, सुन लो बड़े ध्यान से। अगर 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको इतना लिख के छोड़ देना है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो आपको ये पूरा ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो आगे एक्सप्लेन क्या कर रहा है, आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है कि द मैनेजर इज, ठीक है, द मैनेजर इज, अरे यार, द मैनेजर इज स्टिल आंसरेबल टू हिज सुपीरियर्स फॉर द वर्क डन बाय द सबॉर्डिनेट, यानी कि जो मैनेजर है वो अभी भी अपने सुपीरियर को तो जवाब देगा ही ना, जो उसके एम्प्लॉय ने काम किया है। तो देयरफॉर अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड बट अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, ये डेलीगेट नहीं करा जा सकता है, अर्थात प्रबंधक अपने वरिष्ठ के प्रति अधीनस्थ द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी बना रहता है, ठीक है, इसलिए अधिकार का भारापण किया जा सकता है लेकिन जवाबदेही का नहीं किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि सीधी बात है। अब जैसे कि तुम मुझे एक बात बताओ यहां पर, ठीक है, यहां पर मैनेजर ने पूछा, जनरल मैनेजर ने रोहन से पूछा, ठीक है, जनरल मैनेजर ने रोहन से पूछा कि काम क्यों नहीं हुआ, क्या रोहन ये बोल के बच जाएगा कि अमन ने नहीं किया, बोलो, क्या रोहन ये बोल के बच जाएगा कि अमन ने काम नहीं किया, ये बोल के रोहन बच सकता है क्या, मतलब ये बोल के वो इस अमन के पर्दे के पीछे छुप सकता है क्या, नहीं छुप सकता है ना, ये बोल के वो अमन के पर्दे के पीछे तो नहीं छुप पाएगा। तो सर एक मैनेजर ना अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता है, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच नहीं सकता है, ठीक है, वो चाहे कुछ भी डेलीगेट कर दे बट अकाउंटेबिलिटी तो उसी की रहेगी भाई, ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो क्या है, अब मैनेजर कैन, अरे भाई, अब मैनेजर कैन विथड्रॉ द डेलीगेटेड अथॉरिटी, वो ताकत तो वापस ले सकता है, वो अथॉरिटी ले सकता है कभी भी, और असाइन इट टू अनदर पर्सन, वो पावर लेके दूसरे को दे सकता है लेकिन अथॉरिटी से मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकता है। इवन आफ्टर डेलीगेशन द मैनेजर्स अकाउंटेबिलिटी रिमेन्स द सेम एज बिफोर, तो प्रबंधक चाहे तो दिए गए अधिकार किसी भी समय वापस ले सकता है या किसी अन्य व्यक्ति को सौंप सकता है, अधिकार भारापन के बाद भी प्रबंधक की जवाबदेही पहले की तरह ही बनी रहती है, मतलब चाहे वो किसी को भी पावर दे दे सर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी के पास रहेगी, ठीक है। चलिए क्लियर है बात। अब आते हैं आखिरी टॉपिक पे आज के, ठीक है, अब आते हैं सर इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अधिकार भारापन का महत्व, कि सर ये जरूरी क्यों है, ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, ठीक है। सबसे पहला इफेक्ट, अंकित बोल रहा सर आपके बारात में पहनने के लिए कपड़े ले लिए हैं, बारात जाए तब तो तुम पहनोगे, वो छोटे हो जाएंगे वो, है ना। चलो आ जाओ, सबसे पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट, यानी कि देखो इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रभावी प्रबंधन। अब मुझे एक बात बताओ, कंपनी इतनी बड़ी, अब जैसे पीडब्ल्यू जब छोटी थी तो अलग से सारी चीजें देख पाते थे, अब इतनी बड़ी हो गई है कंपनी, अलग से सारी चीजें देख सकते हैं, नहीं सर, उन्होंने मैनेजर्स रखे हैं, उन्होंने मैनेजर रखे हैं कि चीजें सही से चले, व्यवस्थित तरीके से चीजें चले, लोग सही से अपना काम कर पाए, है ना, समय पे काम हो, आपका क्लास सही से चले, समझ रहे हो। वैसे ही हर कंपनी में ना मैनेजर रखे जाते हैं कि काम समय पर हो, सही से हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना आए, तो इसीलिए डेलीगेशन करा जाता है कि मैनेजमेंट जो है इफेक्टिव रहे, ठीक है। तो देखो थ्रू डेलीगेशन अ मैनेजर असाइंस, ठीक है, क्या कह रहा है सर, डेलीगेशन के थ्रू
Through delegation, a manager assigns routine day-to-day work to subordinate. This gives the manager more time to focus on important strategic and policy matters, making management more effective. ठीक है, अब वो अपना काम जूनियर को दे देता है और वो मेन काम पे, कंपनी को चलाने पे ज्यादा ध्यान देता है। ठीक है, तो अधिकार भारापन के द्वारा प्रबंधक अपने दैनिक कार्य अधीनस्थों को सौंप देता है। ये जो पहली वाली लाइन है ना, ये पहली वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन भी एमसीक्यू है, पहली वाली लाइन भी एमसीक्यू है। ठीक है, तो देखो ये वाली लाइन भी एमसीक्यू है। ठीक है, तो देखो, इससे उससे महत्वपूर्ण रणनीतिक तथा नीतिगत कार्यों पर ध्यान देने के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे प्रबंधन अधिक प्रभावी बनता है। ठीक है, अब आता है फैसिलिटेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि कर्मचारियों के विकास की सुविधा। अब देखो, एम्प्लॉयज को नए नए काम मिले हैं। ठीक है, ठीक है, एम्प्लॉयज को नए नए काम मिले हैं, जो काम उन्होंने कभी किया ही नहीं था पहले। ठीक है, जो काम उन्होंने कभी भी पहले नहीं किया था। मतलब पहले लोगों ने टैली टैली समझते हो, टैली टैली समझते हो, जर्नल एंट्री बनाए हो 11th में। हाँ सर, जब आप जर्नल एंट्री कंप्यूटर पे रियल लाइफ में जब आप करते हो ना, तो उसको वो टैली पे करते हो। ठीक है, वो आप टैली पे करते हो। अब मान लो अभी तक आप अपने नोटबुक पे ही जर्नल एंट्री करते आ रहे थे, अब आपको पहली बार किसी ने टैली पर एंट्री करने दी सिखाने के बाद, तो आप वो चीज सीख जाओगे। बोलो, अभी तक नोटबुक पे जर्नल एंट्री करना आ रहा था, अब आपको वो धीरे धीरे कंप्यूटर पे करना आ जाएगा, तो आपका डेवलपमेंट हुआ, आपका विकास हुआ, आप में नई नॉलेज ऐड हुई, है ना, आप में नई नॉलेज ऐड हुई ना, तो आपको जो काम पहले नहीं आता था, अब आप वो करते करते सीख गए, तो आपका डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अरे बैलेंस शीट मैच करना वो टैली नहीं बेवकूफ, टैली कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, सर्च करोगे गूगल वगैरह पे तो आ जाएगा, टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसपे आप लोग जर्नल एंट्री लेजर वगैरह बनाते हो। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग का। ठीक है, ठीक है, कोई बात ये बोल रहा है, देखो, when employees आर गिवन अथॉरिटी, जब उनको अथॉरिटी दी जाती है और रेस्पॉन्सिबिलिटी, दे गेट एन दे गेट एन अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज, दिस हेल्प्स, इससे हेल्प मिलता है उनको एक्सपीरियंस गेन करने में और प्रिपेयर फॉर हायर रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, तो जब कर्मचारियों को अधिकार और उत्तरदायित्व दिए जाते हैं, तो उन्हें अपने ज्ञान कौशल और क्षमता का उपयोग करने का अवसर मिलता है। इससे वे अनुभव प्राप्त करते हैं और भविष्य में बड़ी जिम्मेदारियां संभालने के योग्य बनते हैं। क्लियर बात? ठीक है, चलिए, थर्ड आ रहा है मोटिवेट्स एम्प्लॉयज, कर्मचारियों को अभिप्रेरित करता है। ठीक है, अब जैसे देखो, अगर सीनियर ने अपना काम तुम्हें करने दिया, ठीक है, तो मोटिवेशन मिलता है ना। जैसे टीचर, कभी कभी स्कूल में होता था ऐसे कि टीचर बाहर जाते थे और किसी भी रैंडम बच्चे को उठा के, भाई देखो क्लास हल्ला नहीं होना चाहिए क्लास में, तो वो मोटिवेशन आता था ना, अरे यार सर ने मेरे को क्लास का मालिक बनाया थोड़े देर के लिए, मोटिवेशन अंदर से, मतलब मजा आ जाता होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, अंदर से एकदम मजा आ जाता होगा। तो वैसे ही जब सीनियर अपना काम जूनियर को दे यार क्या है, ठीक है, सुनो सुनो सुनो। जब सीनियर अपना काम नीचे वाले जूनियर्स को देता है ना, उनको मोटिवेशन आता है, अरे उन्हें अपना काम मुझे दिया है। ठीक है, इन्होंने अपना काम मुझे दिया, कुछ तो मेरे में काबिलियत देखी होगी। ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, कोई वही चीज कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है, डेलीगेशन मेक्स एम्प्लॉयज फील ट्रस्टेड एंड वैल्यूड, दिस इंक्रीजेस देयर कॉन्फिडेंस, मोरल एंड एंथुसियाज्म, लीडिंग टू बेटर परफॉर्मेंस। यानी कि डेलीगेशन कर देते हो ना, तो एम्प्लॉयज को लगता है, ठीक है, एम्प्लॉयज को लगता है कि भाई मेरी वैल्यू करता है, मुझे इन पे भरोसा है, मतलब मुझे इन पे भरोसा नहीं, उनको मुझ पे भरोसा है। ठीक है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, काम करने की इच्छा बढ़ती है, तो वही बातें हैं। ठीक है, तो देखो, जब प्रबंधक कर्मचारियों को अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपता है, तो उनमें विश्वास, सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। इससे उनका मनोबल ऊंचा होता है और वे अधिक उत्साह से कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर? फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ, बोल रहा है कि देखो, अब कंपनी
ग्रो करने में मदद करता है, क्योंकि मैनेजर ने और सुपीरियर्स ने, जो अधिकारी हैं, उन्होंने अपना बहुत सारे काम का हिस्सा जूनियर्स को घसका दिया है। ठीक है, उन्होंने अपने बहुत सारे काम का हिस्सा जूनियर्स को घसका दिया। अब वो मेन चीज पे फोकस कर रहे हैं, कंपनी को आगे कैसे बढ़ाना है वो उस चीज पे फोकस कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब कि ऊपर वाले मैनेजर्स ने क्या किया है, सर ऊपर वाले मैनेजर ने ना सर अपना कुछ काम नीचे वालों को घसका दिया है। तो इससे क्या हो गया कि सर अब उनके पास काम का लोड कम हो गया। पहले वो 6 काम कर रहे थे, उन्होंने 4 काम नीचे वाले को दे दिए, तो 2 काम बचे। इससे वो कंपनी पे बेहतर तरीके से ध्यान देते हैं, अच्छी प्लानिंग करते हैं, कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी इसके बारे में उनको सोचने का समय मिलता है। तो इससे कंपनी जो है ग्रो करती है। ठीक है, इससे जो है संगठन का विकास होता है कि उच्च अधिकारी अब मुख्य कार्य पे ज्यादा ध्यान देंगे और इससे संगठन का विकास होगा। ठीक है, तो देखो, मैनेजर्स डेलीगेट वर्क अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज। तो प्रबंधक कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता के अनुसार कार्य सौंपता है। ठीक है, स्किल्ड एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट टू न्यू प्रोजेक्ट एक्सपेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, सक्षम कर्मचारी जो है नई परियोजनाओं, नए कार्यों तथा संगठन के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। क्लियर? ठीक है, एक बार डाउट्स देख देखो, है कि नहीं? एबिलिटी जब डेट आया है, वाली चीजें लिखनी इसीलिए डाला कि हाँ, अब कंपनी में सबसे ऊपर, चलो अब आ रहा है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। आ ही गया, हिरार्की का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है, जैसे सर कंपनी में सबसे ऊपर टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल होता है ना, तो ये एक ऑर्डर में है। क्या लोअर लेवल को सबसे ऊपर, अच्छा जैसे डायग्राम क्या था अपना, डायग्राम ऐसा था ना, अपना डायग्राम कैसा था सर, एक ट्राइंगल में। सर अपने डायग्राम में क्या था सर, टॉप ऊपर में होता था, मिडल नीचे बीच में होता था। ठीक है, और जो है सर लोअर, यानी कि उच्च अधिकारी यहाँ, मध्य यहाँ और निम्न यहाँ। तो मुझे एक बात बताओ, आप इसको ऊपर घसका सकते हो क्या, इसको ऊपर, इसको टॉप के ऊपर कर सकते हो क्या, इसको टॉप के ऊपर कर सकते हो क्या? बोलो, लो टॉप मिडल बना सकते हो? बताओ जल्दी। कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। सर ये फिक्स है, ये जो है सर फिक्स है ना, ऐसा ही रहेगा। इसी को हिरार्की बोलते हैं कि कंपनी में यही ऑर्डर है, इसी को फॉलो किया जाएगा, यही सीक्वेंस है ना, इसी को हिरार्की बोलते हैं, पदानुक्रम। तो पद के अनुसार क्रमित करा गया है, पद के अनुसार इनको क्रम में डाला गया है। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से इनको अरेंज करा गया है, इसी को हिरार्की बोलते हैं। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की, यहां से हिरार्की बनता है, सीक्वेंस बनता है कंपनी में। ठीक है, तो वही कह रहा है। देखो, डेलीगेशन एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट। तो सही बात है, डेलीगेशन में सुपीरियर सबॉर्डिनेट को पावर देता है, तो उनके बीच में रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, अब वो वाला नहीं जो तुम सोच लिए होगे। ठीक है, इधर ध्यान देना। इट क्लियरली डिफाइंस अथॉरिटी, ये क्लियरली अथॉरिटी देता है, और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, मतलब सबको पता होता है उनका क्या काम है और वो किसको जवाब देंगे। ठीक है, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ द मैनेजमेंट हिरार्की। तो इसी से अब देखो, यहां पे बड़े ध्यान से समझने का है आपको। ये देखो सीधी बात, सर मैनेजर है, एम्प्लॉयज है। ठीक है, अब मुझे बताओ, एम्प्लॉय मैनेजर के ऊपर हो सकता है क्या? एम्प्लॉय मैनेजर के ऊपर हो सकता है? नहीं हो सकता है सर, ऐसा ही रहेगा। तो सर एम्प्लॉय अपने काम की रिपोर्टिंग मैनेजर को देगा, और मैनेजर इसको ऑर्डर देगा। देगा कि नहीं देगा? देगा ना? हाँ सर देगा, देगा, बिल्कुल देगा सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तुमको नहीं लग रहा कि यहीं से हिरार्की जनरेट हो रहा है? यहीं से ना एक सीक्वेंस बन रहा है कि भाई ये ऊपर बताएगा, ये नीचे बताएगा, यहीं से ना एक सीक्वेंस की, ये इसके ऊपर नहीं जा सकता। तो यही, इसी के वजह से, डेलीगेशन के वजह से ही हिरार्की बनता है। समझ गए? डेलीगेशन की वजह से हिरार्की बनता है, यानी कि अधिकार अंतरण के वजह से जो है ना पदानुक्रम बनता है। ठीक है, पदानुक्रम का आधार क्या है? तो अधिकार अंतरण। ठीक है, तो देखो क्या लिख रहा है, अधिकार भारापन से वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच संबंध स्थापित होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि किसके पास कितना अधिकार है और कौन किसे रिपोर्ट करेगा, यही प्रबंधन पदानुक्रम का आधार बनता है। ठीक है, अब आ रहा है बेटर कोऑर्डिनेशन, बेहतर समन्वय। तो अब ये फिर वही फालतू सा पॉइंट ला के दे दिया। ठीक है,
कि अब सीधी बात है यार, तुम क्लियर सभी लोगों को पता है उनका काम क्या है, सभी को पता है कि वो किसको जवाब देंगे, किसके टुवर्ड्स आंसरेबल है ना। तो यह कोऑर्डिनेशन नहीं है क्या? मतलब अगर एम्प्लॉयज को पता है कि भाई मुझे ऑर्डर देने वाला कौन है, मुझे काम खत्म करने के बाद किसको बताना है, तो ये कोऑर्डिनेशन नहीं है? बोलो, ये समन्वय नहीं है क्या? क्या आपस में लोगों को नहीं पता है? पता है ना। वही बात है कि देखो, जब अथॉरिटी व्हेन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आर क्लियरली डिवाइडेड, जब ये आप क्लियरली दे देते हो अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयज नो, एम्प्लॉय को पता होता है अपना काम, देयर ड्यूटीज, ठीक है। तो जब अधिकार और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से बांट दिए जाते हैं तो प्रत्येक कर्मचारी को अपना कार्य अच्छी तरह पता होता है। दिस reduces confusion and duplication of work and improves coordination, ठीक है। इससे भ्रम और कार्यों का दोहराव कम होता है तथा संगठन में बेहतर समन्वय स्थापित होता है, ठीक है, ये चीज। और लास्ट आता है रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, प्रबंधकों के कार्यभार को कम करता है। तो ये तो मैंने सबसे पहले ही बोला, अब मैनेजर ने अपना कुछ काम जूनियर्स को दे दिया, तो वो पहले 6 काम कर रहा था, अब 2 काम कर रहा है, तो भाई उसका काम का तो लोड कम हुआ ना, उसका काम का लोड तो कम हुआ ना। जल्दी बताओ, मैनेजर ने अपना काम नीचे वाले को डेलीगेट कर दिया, तो उसका काम तो नीचे वाले करेंगे, उसके काम का तो लोड कम हो गया, हुआ ना। तो रेड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर, उसका वर्कलोड कम हो जाता है, ठीक है। तो बाय डेलीगेटिंग वर्क, काम को डेलीगेट करने से सबऑर्डिनेट को, मैनेजर्स रेड्यूस देयर वर्कलोड एंड गेट मोर टाइम टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एंड हाई प्रायोरिटी टास्क, ठीक है। तो जो मेन काम है कंपनी के लिए वो उस पर और ज्यादा ध्यान दे पाते हैं। अधिकार भारापन के द्वारा प्रबंधक अपने कुछ कार्य अधीनस्थों को सौंप देता है, इससे उसका कार्यभार कम हो जाता है और वह महत्वपूर्ण तथा उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर अधिक ध्यान दे पाता है, ठीक है। अब आता है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछता है, ज्यादातर ये 5 मार्क्स में आ ही जाता है, ठीक है, 2 मार्क्स में भी आता है, लेकिन देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब वही बातें हैं पूरी जो बताई गई हैं, ठीक है। एक बार इसको फटाफट से कर लेते हैं चैट्स बंद करके, फिर क्लास ओवर हो जाएगा। इसको चैट्स बंद करके मैं तुम्हें करवा देता हूँ फटाफट, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा इधर, क्या कह रहा है सर, आधार, ठीक है, क्या बोल रहा है, आधार, बेसिस, किस बेसिस पे हम इन तीनों को अलग अलग बता रहे हैं। अथॉरिटी है यहाँ, यहाँ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उत्तरदायित्व, यहाँ अकाउंटेबिलिटी है, जिसको जवाबदेही बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उनको मीनिंग, उनके अर्थ के आधार पे उनको अलग बता रहे हैं। दूसरा डेलीगेशन के आधार पे कि किसको किसको डेलीगेट करा जा सकता है, ठीक है। ओरिजिन, कहां से किसका जन्म हुआ, अथॉरिटी कहां से निकलती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। और फ्लो, कि किसका फ्लो कैसा है, ठीक है। फ्लो पढ़ा ना, टॉप टू बॉटम लोअर वाला, वो चीज। आ जाओ पढ़ना चालू करते हैं, हाईलाइट करता हूं मेन मेन पॉइंटर्स, ठीक है, मेन मेन पॉइंटर्स को हाईलाइट करता हूं। देखो क्या बोल रहा है, अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, राइट टू टेक डिसीजंस एंड गिव ऑर्डर्स, यानी कि ऑर्डर देने का राइट और डिसीजन देने का, ठीक है, निर्णय लेने व आदेश देने का अधिकार, ठीक है, ठीक है, ओके। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या सर, जो काम मिला है उसको पूरा करना, ड्यूटी है, तो ड्यूटी टू परफॉर्म असाइंड वर्क, जो काम आपको मिला है आपको वो करना होगा, सौंपे गए कार्य को पूरा करने का दायित्व, ठीक है। दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है आपको, एक बार बताओ तो सारे लोग, ये हाइलाइटर वाला कलर आपको दिख रहा है ना, जो भी रिजल्ट आया। अब आता है अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, अब आता है अकाउंटेबिलिटी, तो इसका मतलब क्या है कि आप किसको आंसर दोगे, ठीक है। तो फाइनल आंसरेबिलिटी फॉर रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया, जो भी काम का नतीजा आया, आप उसका जवाब किसको दोगे, तो अंतिम परिणाम के लिए जवाब देना, ठीक है। अब आता है डेलीगेशन, क्या क्या डेलीगेट करा जा सकता है सर, कैन बी डेलीगेटेड, है ना, तो इसको आप भारापन किया जा सकता है इसका, ओके। सर रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसने साफ बोल दिया यहाँ पे, कैन नॉट बी डेलीगेटेड, इसको नहीं आप दे सकते हो, बट कैन बी शेयर्ड, इसको आप शेयर कर सकते हो, बट डेलीगेट नहीं कर, मतलब बांट सकते हो, अपने काम का कुछ हिस्सा उसको दे दिया, लेकिन वो काम करने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी है ना। तो यहाँ पे इसने क्लियरली बोल दिया, चलो अच्छी बात कही, बुक में चेंज किया, पहले चेंज नहीं किया था बुक में। वही भारापन जो है नहीं किया जा सकता, पर कार्य साझा किया जा सकता है, काम को शेयर, है ना, मेरा 4 काम है, मैंने 2 काम उसको दे दिया, लेकिन काम करने की जिम्मेदारी तो मेरी ही है ना, तो वही चीज है, ठीक है। कैन नॉट बी डेलीगेटेड, भाई इसको ना तो डेलीगेट कर सकते हो ना ही शेयर कर सकते हो, और शेयर्ड, ठीक है, ना तो इसको बांट सकते हैं ना ही किसी को दे सकते हैं, तो ना तो भारापन किया जा सकता है ना ही साझा किया जा सकता है, ठीक है ना। अब आता ओरिजिन, सर
अथॉरिटी कौन देता है? रेस्पॉन्सिबिलिटी और यानी कि अधिकार, उत्तरदायित्व, जवाबदेही कौन कौन देता है? सर ये कम्स फ्रॉम पोजीशन। आपका जो पोजीशन होगा, आप कंपनी में जिस पोजीशन पे हो आपकी उतनी ज्यादा अथॉरिटी होगी, ठीक है ना। कम्स फ्रॉम पोजीशन टू द ऑर्गेनाइजेशन, जितना ऊंचा पोजीशन आपका है उतनी ज्यादा अथॉरिटी आपकी तो संगठन में पद से प्राप्त होता है, ठीक है। आपका कौन सा पद है उस हिसाब से। रेस्पॉन्सिबिलिटी, सर ये तो काम के यार, जो काम मिला वो तो करना पड़ेगा, तो अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, ठीक है। तो जो काम करने का अधिकार है उसी से आता है, अराइजेस फ्रॉम डेलीगेटेड अथॉरिटी, सौंपे गए अधिकारों से उत्पन्न होता है, ठीक है। सर ये इसी में से निकलता है। जवाबदेही, अब काम मिला है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा, तो अराइजेस फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अराइजेस फ्रॉम रेस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व से उत्पन्न होती है, ठीक है। और लास्ट आ रहा है फ्लो। तो फ्लो देख लो सर, टॉप से बॉटम जाता है, मतलब सुपीरियर से सबॉर्डिनेट पे, तो वरिष्ठ से अधिकार, ठीक है ना। वरिष्ठ से अधिकार, ठीक है, यानी कि ऊपर से नीचे, ठीक है। सर ये बॉटम टू टॉप जाता है, सबॉर्डिनेट से सुपीरियर, मतलब अधीनस्थ जो है वरिष्ठ, ठीक है। और ये तो सर इसको जाने ही दो, ये तो किसी काम का नहीं है। तो सर इसका फ्लो क्या है? आप किसको जवाब दोगे? सर हम तो ऊपर वाले को ही जवाब देंगे ना। काम जो मिला है जूनियर सीनियर को जवाब देगा ना, कि सीनियर जूनियर को बताएगा काम क्यों नहीं हुआ है, वो तो सवाल करेगा, जवाब तो जूनियर देगा। तो वही है बॉटम टू टॉप, है ना, नीचे से ऊपर, ठीक है। अगर आपको एक डायग्राम बना दूं यहाँ पे तो आप वो देख लो सिंपली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सर इसका फ्लो कैसा होगा? इसका फ्लो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, अपवर्ड। आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे अपवर्ड, ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका फ्लो कैसा होगा? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ठीक है। क्योंकि सर देखो बॉटम टू टॉप, बॉटम मतलब सॉरी बॉटम टू टॉप यार, हाँ ठीक है, ठीक है। और ये भी ऐसा जाएगा, यार क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। सर कैसे? देखो यहाँ सुपीरियर, ठीक है, और यहाँ पे सबॉर्डिनेट, यानी कि अधिकारी अधीनस्थ। सर अधिकारी अधीनस्थ को ऑर्डर देगा, बिल्कुल सर, आदेश देगा ना, तो हाँ सर ठीक है, चलो समझ गया। यानी कि ये क्या होगा सर? ऊपर से नीचे की ओर, है ना। अधिकार जो है ऊपर से नीचे की ओर जाएगा। सर उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। यानी कि सर काम का जिम्मेदारी किसका था? इसने इसको दिया, तो काम की जिम्मेदारी तो इसी की है, मतलब सबॉर्डिनेट अधीनस्थ की है। हाँ सर ये, सर आप जवाब ऊपर वाले को ही दोगे तो ये भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो डाउनवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, अपवर्ड फ्लो, ठीक है। नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ प्रवाह होगा, ठीक है, क्लियर। एक बार डाउट देख लेते हैं, चैट्स बंद में ही, फिर चैट्स ऑन कर। 2 मार्क्स का है, बता देता हूँ यहाँ पे है। ये आपको ध्यान देना है कि सभी पे मार्क, क्या समझते हो अधिकार से उसके मार्क है। एग्जाम में मैंने टॉप पढ़ा दिया। आंसर जो है इसका आंसर ये आपके लिए सेल्फ करने का है, ये आप खुद करिए और खुद लिखिए। चार क्वेश्चन दिए हैं, 2 मार्क्स के, सबके बगल में उसके मार्क्स भी लिखे हैं। व्हाट में हैपन, क्या होगा अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी जाए अथॉरिटी से? किताब नोट से मिल जाएगा, है ना। यदि उत्तरदायित्व अधिकार से ज्यादा सौंप दिया जाए तो क्या हो सकता है? नोट्स में है, आराम से लिख लोगे। इन विच डायरेक्शन, ठीक है, इन विच डायरेक्शन दस अथॉरिटी फ्लो, यानी कि किस डायरेक्शन में अथॉरिटी जाता है, तो अभी जस्ट बताया सर इस वाले में, है ना। तो डिटेल में लिखना, 2 मार्क्स का है, बता देता हूं यहाँ पे देखो। 2 मार्क्स के लिए आपको कम से कम कितने लाइन लिखने हैं? कम से कम 3 लाइन्स, ठीक है। कम से कम 3 से 4 लाइन का तो आंसर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। 3 से 4 लाइन या 3 से 4 पॉइंट, उससे कम नहीं, ठीक है। अब है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से आप क्या समझते हो और इसको क्यों नहीं डेलीगेट किया जा सकता है? देखो 5 मार्क्स का है, ठीक है। ध्यान देना, वहां पे मार्क्स है बाबू, सब पे मार्क्स है। ये आपको ध्यान देना है कि सभी पे मार्क्स दिया है, ठीक है। 2 अंक यहाँ पे मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ इसीलिए कि तुमको ये एटलीस्ट दिख जाए, ठीक है, कि सभी पे मार्क्स दे रखा है, ठीक है। और लास्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस पूरे चैप्टर में से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मैंने दिया है, ये आपको अच्छे से लिखना है, ठीक है। चलिए ये आपको खुद ही आंसर करना, ये मैं चेक वेक नहीं करूंगा, चेक वेक नहीं करूंगा ये, ठीक है। ये खुद ही करिए, खुद आंसर कीजिए, सेल्फ है, ठीक है। 2 मार्क्स का में पूरा सेंटेंस साफ है।
ठीक है, तो इसका जवाब नहीं मिल पाएगा आपको। चलो एक बात फिर से बता दे रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। 2 मार्क्स का अगर आपको लिखने के लिए सब्जेक्टिव मिलेगा तो, ठीक है, और 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव अगर आपको लिखने के लिए मिलेगा तो, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना इस चीज पे। अगर 2 मार्क्स का आपको मिलता है ना, तो आपको क्या करना है सर, आपको जो है वहां पर 3 to 4 लाइन, ठीक है, 3 से 4 लाइन या फिर 3 से 4 पॉइंट आप लिखोगे, 3 पॉइंट भी लिखोगे चलेगा, ठीक है, पॉइंट्स लिखोगे। सर अगर सर 5 मार्क्स का होता है तो, अगर 5 मार्क्स का होता है तो कम से कम 5 मार्क्स का होता है ना, तो कम से कम 6 से 7 लाइन या 6 से 7 पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव का आंसर करना है, ठीक है। चलिए समझ गए, समझ गए, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।